नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ कमरुद्दीन खान। एमपी में 28 सीटों पर होने वाले उपचुनाव के रण में सियासी पारा चरम पर है। दोनों प्रमुख पार्टियां बीजेपी और कांग्रेस अपनी चुनावी तैयारियों में लगी हुई हैं। बीजेपी ने अभी तक उम्मीदवारों का औपचारिक ऐलान नहीं किया है, वहीं कांग्रेस भी अभी कुछ उम्मीदवारों का ऐलान करने वाली है। चुनाव जीतने के लिए मतदाताओं को लुभाने की कवायद भी की जा रही है। सियासी दांव-पेच और ऐसी ही तमाम खबरों को लेकर मैं हाजिर हूं इस खास पेशकश में उपचुनाव का रण। बुलेटिन की शुरुआत एक वायरल वीडियो से। मंत्री बिसाहूलाल सिंह के बाद अब एक और मंत्री बृजेंद्र यादव का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। मंत्री बृजेंद्र सिंह वीडियो में महिलाओं को साड़ी बांटते नजर आ रहे हैं। हालांकि मंत्री ने इस वीडियो पर सफाई देते हुए कहा कि वह जैन समाज के कार्यक्रम में गए थे, जहां उन्होंने आयोजनकर्ताओं के कहने पर कोरोना योद्धा महिलाओं को साड़ी बांटा। मंत्री ने कहा कि यह वीडियो आचार संहिता लगने के पहले का है। वीडियो के वायरल होने के मामले पर मंत्री ने कहा कि कांग्रेस के खिलाफ हुए एफआईआर दर्ज कराएंगे। वहीं इस वीडियो पर कांग्रेस फिर एक बार चुनाव आयोग से शिकायत करने की बात कह रही है। वायरल वीडियो पर सियासत भरपूर हो रही है। तो मंत्री बृजेंद्र यादव के साड़ी बांटने पर अब सियासत तेज हो चुकी है। वीडियो पर पूर्व मंत्री पीसी शर्मा ने बयान दिया, कहा कि कांग्रेस चुनाव आयोग में इस पूरे मामले को लेकर शिकायत करेगी। चुनाव आयोग को कार्रवाई करना चाहिए। मंत्रालय के कामकाज पर रोक आयोग लगाए, ऐसा भी कहा जा रहा है। मैं कह रहा हूँ ना, ये सब इनके पास दूसरी किस्तें और आ गई है और उसका मिसयूज कर रहे हैं। इन सब की जानकारी चुनाव आयोग को देंगे और मैं समझता हूँ कि सब जगह आ रहा है, मीडिया में आ रहा है, समाचार पत्रों में आ रहा है। चुनाव आयोग को खुद संज्ञान लेना चाहिए। जो रोज ट्रांसफर पोस्टिंग हो रही है अभी, इस पे भी रोक लगाना चाहिए। भोपाल के मंत्रालय पे भी चुनाव आयोग जो है आचार संहिता लगाए। अब चूंकि जब कार्यक्रम होता है, मुख्य अतिथि किसी को बनाया जाता है, जबकि जो बात कर रहे हैं आचार संहिता की, ये आचार संहिता से महीनों पुराना वीडियो है। उसमें बोला गया अगर मेरे द्वारा जो भी उपहार स्वरूप अगर कोई भी कार्यक्रम, ये कार्यक्रम पहला नहीं है, ऐसे कई कार्यक्रम हुए सैकड़ों, तो लोग बंटवाते हैं तो स्वाभाविक अपन बांट देते हैं। ये कार्यक्रम तो जैन समाज का था, उससे जबकि साड़ियों से उनसे मुझे कोई लेना देना ही नहीं है। मैं इन पर कांग्रेसियों पर जरूर एफआईआर करवाऊंगा, कानूनी कार्रवाई करवाऊंगा। मैं तो खुद कहूंगा कि इसकी जांच करो। ये वास्तव में आचार संहिता की बात का है कि आचार संहिता से पहले का वीडियो है और मेरे द्वारा किया गया कार्यक्रम है या जैन समाज के द्वारा किया गया कार्यक्रम है। मैं इन पर एफआईआर भी करवाऊंगा। तो अपडेट यह है कि कांग्रेस ने ईसी से पूरे मामले की शिकायत कर दी है। साड़ी बांटने के वीडियो पर ईसी में शिकायत दर्ज कराई गई। मंत्री बृजेंद्र सिंह यादव की ईसी में शिकायत हुई। पूरे मामले में कार्रवाई करने की मांग की गई। मतदाताओं को प्रलोभन देने का यह पूरा आरोप है। उपासना राय को भी हटाने की मांग की जा रही है। महिला एवं बाल विकास अधिकारी हैं उपासना, मुरैना में महिला एवं बाल विकास अधिकारी हैं। चुनाव प्रभावित करने का आरोप लगाया जा रहा है इन पर। तो कांग्रेस ने ईसी से पूरे मामले की शिकायत कर दी है। मंत्री बृजेंद्र सिंह यादव की शिकायत की गई है। पूरे मामले में कार्रवाई करने की कांग्रेस की तरफ से मांग की जा रही है। तो बड़ी खबर, अब वीडियो को लेकर कांग्रेस मुखर नजर आ रही है और यह आरोप लगाया जा रहा है कि प्रभावित करने की कोशिश की जा रही है चुनाव को। प्रदेश कांग्रेस कमेटी की ओर से हमने चुनाव आयोग में शिकायत की है कि मुंगावली से भाजपा प्रत्याशी गैर विधायक मंत्री बृजेंद्र सिंह यादव द्वारा क्षेत्र की जनता को नोटों के साथ साथ साड़ियां बांटी जा रही है। एक मंत्री कल अनूपपुर में नोट बांटते मिले थे, आज ये साड़ियां बांटते मिले। इससे पहले सुर्खी में एक मंत्री ने धार्मिक वातावरण में निर्मित किया बात। इस सब बातों से ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी आचार संहिता का उल्लंघन कर रही है और उन्हें घबराहट है और चुनाव जीतने के लिए कुछ भी करने का जो सिस्टम है उनका वो कर रहे हैं। और इसी पर ज्यादा बातचीत के लिए हमारे संवाददाता अनुराग श्रीवास्तव जुड़े हुए हैं। अनुराग, कांग्रेस तो ये कह रही है कि भाई हम कब तक वीडियो लाते रहेंगे। चुनाव आयोग की सक्रियता पर सवाल खड़े किए जा रहे हैं कि चुनाव आयोग आगे आकर क्यों नहीं पूरे वीडियो का संज्ञान ले और मामले में कार्रवाई कर नजीर पेश करे। बिल्कुल कमर, देखिए कांग्रेस इस बात की मांग भी कर रहा है कि चुनाव आयोग इस तरह की घटनाओं पर खुद संज्ञान लेकर कार्रवाई करे, लेकिन जो जानकारी कांग्रेस के पास आ रही है
उसको भी चुनाव आयोग में शिकायत के तौर पर देने का काम किया जा रहा है। कांग्रेस की तरफ से आज बीजेपी के संभावित उम्मीदवार और मंत्री ब्रिजेंद्र सिंह यादव के खिलाफ चुनाव आयोग में शिकायत की और कांग्रेस ने उस वायरल वीडियो का हवाला चुनाव आयोग को दिया है, जिसमें मंत्री ब्रिजेंद्र सिंह यादव मतदाताओं को साड़ी बांटते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि इस पूरे मामले को लेकर ब्रिजेंद्र सिंह यादव पहले ही सफाई दे चुके हैं कि कोरोना संकट काल के दौरान कोरोना योद्धाओं को सम्मानित करते वक्त उन्होंने उस समय का वीडियो है। बावजूद इसके कांग्रेस ने अभी पूरे मामले में चुनाव आयोग से शिकायत कर कार्रवाई करने की मांग की है। तो अब फैसला चुनाव आयोग को करना है कि वो इस पूरे मामले की जांच कराकर किस तरह की कार्रवाई करता है। लेकिन ब्रिजेंद्र यादव के वीडियो से एक बात और यहां पर साफ होती नजर आ रही है, आप ज्यादा साफ कर पाएंगे अनुराग, की अब ब्रिजेंद्र साहब कह रहे हैं कि भाई कांग्रेस ने उन पर झूठा इल्जाम लगाने की कोशिश की है और अब वो ये कह रहे हैं कि मैं कांग्रेस के खिलाफ ही एफआईआर दर्ज करा दूंगा। देखिए, बिल्कुल ब्रिजेंद्र सिंह यादव चुनाव के दौरान उनकी छवि धूमिल करने को लेकर इस बात का सीधा चेतावनी देते हुए नजर आ रहे हैं कि जो उनकी दुष्प्रचार कर छवि को धूमिल करने का काम करेगा उसके खिलाफ एफआईआर कराने का काम करेंगे। यानी कि ब्रिजेंद्र सिंह यादव कांग्रेसियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने की मांग कर रहे हैं, लेकिन कांग्रेस ने भी अपनी तरफ से इस पूरे मामले की जांच कर जरूरी कार्रवाई करने की मांग चुनाव आयोग से की है। चलिए अनुराग, तो कुल मिलाकर चाहे वो सांबेर का मामला हो, अनूपपुर का मामला हो, अब ये मुंगावली का मामला, कुल मिलाकर वीडियो के जरिए कांग्रेस बीजेपी पर प्रहार कर रही। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो उपचुनाव के लिए कांग्रेस ने अपने 24 उम्मीदवारों की सूची तो जारी कर दी, लेकिन 4 सीटों मसलन बड़ा मलहरा, ब्यावरा, मेहगांव और मुरैना में उम्मीदवारों का ऐलान करने में उसके पसीने छूट रहे हैं। प्रत्याशियों के नामों का कब ऐलान होगा और किसके नाम पर मुहर लगेगी, किस बात को लेकर कांग्रेस उलझन में है। पार्टी ने उम्मीदवारों के लिए सर्वे भी किया, लेकिन अब उसी सर्वे पर गोविंद सिंह ने अपनी ही पार्टी पर सवाल खड़े कर दिया। दो किश्तों में पहले 15 और फिर उपचुनाव वाली 9 सीटों पर उम्मीदवारों का ऐलान कांग्रेस ने जिस तसल्ली से किया, 4 सीटों में गुत्थी इतने सिरों से उलझी है कि पार्टी एक सिरा यानी उम्मीदवार नहीं तलाश पा रही है। बड़ा मलहरा, ब्यावरा, मेहगांव और मुरैना, इन 4 सीटों में सबसे ज्यादा पेंच मुरैना और मेहगांव सीट पर है। भिंड जिले की मेहगांव सीट ने तो जैसे पार्टी के पसीने ही छुड़ा दिए हैं। अब जरा समझिए कि उलझन कहां और कितनी है। मेहगांव सीट पर हुए सर्वे में नाम राकेश सिंह चतुर्वेदी का निकल कर आया है। 1 साल पहले कांग्रेस में घर वापसी करने वाले राकेश सिंह चतुर्वेदी के साथ दिक्कत ये कि उनके नाम पर पार्टी में कई वरिष्ठ नेताओं को ऐतराज है। उधर पूर्व मंत्री और भिंड में कांग्रेस के मजबूत नेता गोविंद सिंह मेहगांव से अपने भांजे राहुल सिंह भदौरिया की उम्मीदवारी को लेकर अड़े हैं। गोविंद सिंह ना पार्टी के सर्वे को मान रहे हैं और ना बेबाकी से कह रहे हैं कि फैसला जब पीसीसी चीफ कमलनाथ को करना है तो इतनी देरी क्यों। इस तो टाइम अभी उम्मीदवार के फॉर्म भरने की डेट शुरुआत नहीं हुई है, अधिसूचना जारी होने के पहले हो जाएंगे। हमें उम्मीद है 2-4 दिन में फैसला हो जाएगा। जहाँ तक सवाल है, मेरा अनुभव है जब से करीब 25-30 वर्षों से कांग्रेस में चुनाव समिति की बैठक हमारी जानकारी में तो नहीं हुई और अभी भी कोई चुनाव समिति नहीं है। संपूर्ण निर्णय अधिकार माननीय हमारे अध्यक्ष पार्टी के कमलनाथ जी को है और उनका निर्णय ही अंतिम है। मुरैना सीट पर कांग्रेस में 2 मजबूत दावेदार हैं। पहला नाम राकेश मावई का और दूसरा नाम कांग्रेस किसान के नेता दिनेश गुर्जर का। राकेश मावई सिंधिया समर्थक माने जाते हैं और बीच में कांग्रेस छोड़ कुछ दिन बीजेपी में मेहमानी करके भी आए हैं। सर्वे रिपोर्ट में राकेश मावई के नाम पर मुहर है, लेकिन दिग्विजय सिंह और कमलनाथ का हाथ दिनेश गुर्जर के साथ है। अब पार्टी के सामने सवाल ये कि अगर सर्वे को आधार माने तो दिग्विजय सिंह और कमलनाथ की पसंद का क्या होगा। अगर नेताओं की पसंद पर मुहर लगती है तो पार्टी के सर्वे के कोई मायने नहीं रह जाएंगे। जाहिर है कांग्रेस में सीटों पर फंसा ये पेंच और गोविंद सिंह की बेबाकी ने बीजेपी को तंज करने का मौका दे दिया है। गोविंद सिंह जी जो बात कह रहे हैं वो बिल्कुल सही बात कह रहे हैं और गोविंद सिंह जी समय समय पर सही बात को कहते भी हैं और इसलिए मैं उनको धन्यवाद भी करता हूँ। और ये बात सही है कि कांग्रेस में लोकतंत्र नहीं है। मैं गोविंद सिंह जी की बात का समर्थन करता हूँ और प्राइवेट लिमिटेड कंपनी
जैसी देश में है वैसी मध्य प्रदेश में वर्तमान में हो गई है और इसलिए कांग्रेस में व्यापक पैमाने पर कांग्रेस के लिए ये उपचुनाव केवल साख की लड़ाई नहीं, वजूद बचाने का चुनाव है। सवाल ये, अगर पार्टी अंदरूनी रस्साकशी में ही उलझी रही तो पार्टी मैदान में दम से कैसे उतर पाएगी? कांग्रेस की अंदरूनी कलह का अखाड़ा बनेंगी क्या ये 4 सीटें? मेहगांव और मुरैना सीट पर तय हुए उम्मीदवार के बाद ये तस्वीर साफ होगी कि पार्टी ने सर्वे पर भरोसा जताया या नेताओं की पसंद पर मुहर लगाई है। भोपाल में अनुराग श्रीवास्तव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। तो उपचुनाव को लेकर 1-2 दिन में बीजेपी की लिस्ट जारी हो सकती है। कल उम्मीदवारों को लेकर प्रदेश कार्यालय में बैठक हुई जिसमें सीएम शिवराज सिंह, प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा, संगठन महामंत्री सुहास भगत, मंत्री भूपेंद्र सिंह, नरोत्तम मिश्रा और पूर्व प्रदेश अध्यक्ष नंद कुमार चौहान मौजूद रहे। बैठक में जौरा, आगर मालवा और ब्यावरा सीट पर प्रत्याशी को लेकर चर्चा हुई। वहीं 25 सीटों पर कांग्रेस से आए नेताओं को टिकट मिलना लगभग तय माना जा रहा है। जल्द ही उम्मीदवारों की औपचारिक सूची आ सकती है। वहीं बदनावर से कांग्रेस प्रत्याशी बदलने की खबरों पर मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कांग्रेस पर हमला बोला। भारतीय जनता पार्टी का स्वभाव है और उस स्वभाव के अनुरूप वो सभी कार्यकर्ताओं से परस्पर चर्चा करने के बाद में निर्णय लेती है। उपचुनाव सामने है, इसलिए स्वाभाविक रूप से उस विषय को लेकर लगातार बैठ रहे हैं। पेच कोई है ही नहीं तो फंसेगा कहां से? पेच कोई भी नहीं है हमारे यहाँ पे। ये कहो यहाँ पेच फंसा है। 3 सर्वे के बाद में टिकट बदल रहे हैं, या तो सर्वे गलत दे रहा है कोई उन्हें, या कांग्रेस के अंदर मतैक्य नहीं है, मतभेद है, गुटबाजी है। अभी तो शुरुआत है, अभी फार्म भरना शुरू कहाँ हुए, भरने तक तो आप देखिए और कितने बदलेंगे वो। तो उपचुनाव को लेकर बीजेपी ने संकल्प पत्र बनाया है। बीजेपी के संकल्प पत्र में कांग्रेस ने निशाना साधते हुए इसे कांग्रेस की नकल बताया। साथ ही कांग्रेस ने बीजेपी पर किसानों को धोखा देने का आरोप लगाया है। वहीं कांग्रेस के बयान पर मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने पलटवार करते हुए कहा, किसान हमेशा बीजेपी की प्राथमिकता में है और रहेगा। बीजेपी केवल नकल कर रही है और वचन पत्र में 15 महीने में जितनी बातें कही थी, चाहे वो किसानों की ऋण माफी, जो कमल पटेल जो कृषि मंत्री, उन्होंने विधानसभा में भी इसको माना है। और ये इनका संकल्प नहीं है, न कोई वचन है, इनका केवल है झूठ पत्र, जिसका नाम दूंगा मैं झूठ पत्र। किसान भारतीय जनता पार्टी की प्राथमिकता पर प्रारंभ से रहे हैं। किसान का बेटा मुख्यमंत्री है और अभी 10,000 किए, 4,000 बढ़ा के किसान के लिए। वो तो किसी घोषणा पत्र और संकल्प पत्र में नहीं। संकल्प पत्र की बात वो ज्यादा करते हैं जो लिखते तो हैं पर करते नहीं हैं। लिखित में जो झूठ बोलती है कांग्रेस पार्टी, ऐसा भाजपा नहीं करती। हम जो कहते हैं सो करते हैं। तो उपचुनाव से पहले कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी और कुशवाहा समाज प्रदेश उपाध्यक्ष एनपी पटेल बीजेपी में शामिल हो गए। एनपी पटेल को सीएम शिवराज सिंह चौहान ने पार्टी की सदस्यता दिलाई है। और इस बीच बदनावर में कांग्रेस ने अपना उम्मीदवार बदल दिया है। पार्टी ने उम्मीदवार अभिषेक सिंह का पत्ता काटकर कमल पटेल को उम्मीदवार घोषित कर दिया। हालांकि इस बीच अभिषेक सिंह ने पीसीसी चीफ कमलनाथ से मुलाकात की और कमल पटेल के समर्थन पर भरोसा दिलाया। एमपी में उपचुनाव की जीत के लिए महाराष्ट्र की शिवसेना जोर लगाएगी। महाराष्ट्र से लगी विधानसभा सीटों पर शिवसेना के नेता चुनाव प्रचार करेंगे और कांग्रेस की जीत के लिए लोगों से वोट मांगेंगे। वहीं उपचुनाव में छत्तीसगढ़ और राजस्थान के मुख्यमंत्री भी प्रचार करेंगे। ये सभी नेता प्रदेश की सीमाओं से सटे विधानसभा क्षेत्रों में कांग्रेस के लिए जोर लगाएंगे। आपको बता दें कि प्रदेश की 11 विधानसभा सीटें पड़ोसी राज्यों से लगी हुई हैं।
मुरैना की सुमावली सीट राजस्थान से सटी है तो अंबास सीट उत्तर प्रदेश से सटी हुई है। वहीं दतिया की भांडेर सीट भी उत्तर प्रदेश से लगी है। शिवपुरी की करेरा सीट भी उत्तर प्रदेश से लगी हुई है। वहीं शिवपुरी की पोहरी और गुना की बमोरी सीट राजस्थान से जुड़ी है। अशोकनगर की मुंगावली सीट उत्तर प्रदेश से लगी है। वहीं अनूपपुर सीट छत्तीसगढ़ से लगी है। आगर मालवा भी राजस्थान से सटा हुआ है। बुरहानपुर की नेपानगर महाराष्ट्र से तो मंदसौर की सुअवसरा सीट राजस्थान सीमा से लगी है। उधर कांग्रेस की इस रणनीति पर बीजेपी ने चुटकी। कमलनाथ जी कहेंगे, मैं समझता हूँ कि कमलनाथ जी का जो स्टेचर है, देश के नेता हैं और जिनको भी चाहेंगे और निश्चित तौर पर चाहे शिवसेना के हों चाहे कांग्रेस के मुख्यमंत्री हैं वो सब आएंगे, क्योंकि ये चुनाव महत्वपूर्ण चुनाव है। क्योंकि पहली बार बाबा साहब अम्बेडकर का जो संविधान था उसको तोड़ा मरोड़ा गया है और पहली बार इतने 28 चुनाव हो रहे हैं, क्योंकि सौदे की राजनीति हुई है और वोटों वाली सरकार को नोटों से गिराया गया है। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि एक बार जनता तक ये बात पहुँचे, जितने नेता आएंगे ये घर घर तक बात पहुँचेगी कि ये अवैधानिक सरकार है, इसको हटाना है। शिवसेना के नेता भी नेपानगर और मानदाता में करेंगे चुनाव। मैंने कहा ना कि कमलनाथ जी और हमारा हाईकमांड जो चाहेगा, उस जो भी नेता जो को पार्टियाँ हैं जिनके शासन साथ चल रहे हैं, निश्चित तौर पर कमलनाथ जी के चाहेंगे तो सब आएंगे। भारतीय जनता पार्टी यही बात तो बार बार कह रही है कि कमलनाथ जी के बस में अब ये चुनाव नहीं है। दिग्विजय सिंह जी भी उन्हें जोर का झटका धीरे से देने का काम कर रहे हैं। इसीलिए अब कमलनाथ जी और कांग्रेस पड़ोसी राज्यों से, अन्य पार्टियों से नेताओं को बुलाकर प्रचार में उतारना चाहते हैं। चाहे वो सचिन पायलट की बात कर रहे हो, छत्तीसगढ़ की सरकार के मंत्री और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी की बात कर रहे हो, यहाँ तक कि शिवसेना को उतारने की बात कर रहे हो, राजस्थान सरकार के अशोक गहलोत जी सचिन पायलट जी को लाने की बात कर रहे हो, तो लाएं, उतारें। और ये बात उजागर हो गई कि अब इनके बस में इनका चुनाव नहीं रह गया। चाहे वो प्रियंका गांधी आ जाए, चाहे कोई और आ जाए, शून्य में शून्य जोड़ेंगे, शून्य ही आता है। शून्य में से शून्य घटाएंगे, शून्य ही आएगा। और शून्य में शून्य का गुणा करेंगे, शून्य आएगा। हासिल शून्य होगा, क्योंकि जनता इनको और इनके बाकी नेताओं को बहुत अच्छे से जान चुकी है, पहचान चुकी है। सवाल तो ये है कि हार का ठीकरा किसके सर पर फूटना है, वो सर ढूंढ लें, क्योंकि आने वाले समय में कांग्रेस के भीतर हार के ठीकरा फोड़ने की लड़ाई ही होने वाली है। ब्रेक के बाद हाजिर हूं। बात करेंगे नेपानगर की, जहां कांग्रेस प्रत्याशी रामकिशन पटेल और बीजेपी की संभावित उम्मीदवार सुमित्रा कासडेकर ने जनसंपर्क शुरू कर दिया है। इस दौरान दोनों ही प्रत्याशी परंपरा के नाम पर आचार संहिता का उल्लंघन करते हुए पाए गए। दरअसल दोनों उम्मीदवारों की तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं, जिसमें परंपरा के नाम पर उनकी आरती उतारी जा रही है, जिसके बाद दोनों आरती की थाली में नकद राशि रखते हैं। सोशल मीडिया के जरिए इनकी शिकायतें जिला निर्वाचन अधिकारी तक पहुंच भी रही हैं, जिसके बाद उन्होंने कहा कि सभी प्रतिनिधियों को प्रशिक्षण दिया जाएगा। के माध्यम से ये तथ्य संज्ञान में आया है कि दोनों राष्ट्रीय राजनीतिक दलों के जो प्रत्याशी हैं या जो संभावित उम्मीदवार हैं, उनके ऐसे वीडियो मीडिया में सामने आए हैं जहां पर वो किसी कन्या को या किसी बालिका को पूजा के एवज में 100 रुपये या 500 रुपये कुछ राशि वहां पूजा के एवज में या परंपराओं के रूप में देने की बात आ रही है। तो ऐसे वीडियो को मैं मीडिया के साथियों से कहूँगा कि एक तो मुझे व्हाट्सएप कर दें, ताकि हम लोग आरओ के माध्यम से उसकी जाँच करा पाएँ, और जांच के बाद में अगर आचार संहिता का उल्लंघन मिलेगा तो उसमें तदनुसार जो है नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। तो बुरहानपुर की नेपानगर विधानसभा सीट पर घमासान मचा हुआ है। दोनों प्रमुख दल बीजेपी और कांग्रेस आमने सामने हैं। एक और बीजेपी की संभावित प्रत्याशी सुमित्रा कासडेकर का विरोध हो रहा है। हालांकि बीजेपी के वरिष्ठ नेता और सांसद नंद कुमार सिंह चौहान ने विरोध की बात से साफ इनकार किया और इसका ठीकरा कांग्रेस पर फोड़ा है। वहीं दूसरी ओर कांग्रेस ने चुनाव आयोग से एसडीएम विशा माधवानी और नगर पालिका के सीएमओ राजेश मिश्रा को हटाने की मांग की। इस पर जिला निर्वाचन अधिकारी प्रवीण सिंह ने शिकायत का प्रशिक्षण देने के लिए एडीएम को निर्देश दिया है और नियम के मुताबिक सुनवाई करने का आदेश दे दिया है। व्यक्ति वहां पूर्ण रूप से पहले से हैं
और भाजपा को मदद करने का काम कर रहे हैं। सीएमओ वहाँ पर जो अभी वर्तमान में इन 4 महीनों में जहाँ की कर्मचारियों को रखने की कोई आवश्यकता नहीं थी, भाजपा के दबाव में आकर भाजपा समर्थित कर्मचारियों को रखा और जो कर्मचारियों को जिस मूल पद पर रखा है उस पर भी काम नहीं करवाते हुए जो उनको उच्च स्तरीय काम दिया जा रहा है। तो ये सरासर भाजपा के दबाव में भाजपा के नेताओं के रिश्तेदारों को लगाकर भाजपा को लाभ पहुँचाने का काम ये कर रहे हैं। 2 शिकायत, जिसमें एक शिकायत तो मुझे अभी सोशल मीडिया के माध्यम से मिली है और एक शिकायत अभी मेरे पास में शेष है। चूँकि रिटर्निंग अधिकारी और सीएमओ नेपानगर दोनों के खिलाफ ही कांग्रेस ने शिकायत करी है, तो इस शिकायत का हम एडीएम से परीक्षण करवा लेंगे, जांच करवा लेंगे। कांग्रेस जो है पराजय को देखते हुए, उनकी पराजय चूँकि सुनिश्चित हो गई है, वो खिसियानी बिल्ली ऐसा व्यवहार कर रहे हैं। विशा वाधवानी अधिकारियों से कोई चुनाव प्रभावित होता नहीं है। मरवाही उपचुनाव की बात करेंगे, जिसको लेकर राजनीतिक दलों की दौड़ तेज हो गई है। जोगी परिवार के किले को भेदने के लिए बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही पसीना बहा रहे हैं। बीजेपी ने इस सीट के लिए पूर्व मंत्री अमर अग्रवाल को जिम्मेदारी सौंपी। कांग्रेस इसे अपनी परंपरागत सीट बता रही है। मरवाही सीट पर जोगी परिवार पिछले 20 सालों से अपनी जीत का परचम लहराता आ रहा है और उपचुनाव में भी जोगी कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अमित जोगी जीत का दावा भी कर रहे हैं। सभी लोग जिला से लेकर मंडल मतदान केंद्र तक के कार्यकर्ता चुनाव की तैयारी में लगे हुए हैं और इस बार के उपचुनाव में निश्चित रूप से हमारी पार्टी विधानसभा का चुनाव जीतने वाली है। पिछले समय में हम लोग 2 नंबर पे थे, लेकिन इस बार हमारी पार्टी विधानसभा उपचुनाव निश्चित रूप से जीतेगी। कि कांग्रेस नया सरकार बनने के बाद आदरणीय भूपेश जी ने मरवाही को जिला बनाने से लेकर के जो विकास की सौगातें देना प्रारंभ किया है, मुझे ऐसा लगता है कि मरवाही की जनता आने वाले भविष्य को देख रही है, विकास को देख रही है और वो कांग्रेस के साथ चलेगी और निश्चित रूप से मरवाही की सीट कांग्रेस के पक्ष में रहेगा, कांग्रेस जीतेगी। जनता के बीच में एक तरफ तो सरकार है और दूसरी तरफ परिवार का प्यार है, और जब सरकार और परिवार के बीच में उनको चुनना पड़ेगा तो निसंदेह वो परिवार के प्यार को ही चुनेंगे। और 10 नवंबर को ही 4 दिन पहले मरवाही के लोग हम सब दिवाली मना। इधर मरवाही में मतदान से पहले जोगी कांग्रेस के उम्मीदवार अमित जोगी की पत्नी ऋचा जोगी की जाति पर मामला गरमा गया है। संत कुमार नेताम ने ऋचा के जाति प्रमाण पत्र पर आपत्ति जाहिर की। संत कुमार नेताम ने 18 बिंदुओं के साथ आपत्ति लगाई है और ऋचा जोगी की जाति प्रमाण पत्र को तत्काल रद्द करने की मांग कर डाली। उन्होंने ऋचा जोगी पर गोंड जाति की ना होने का आरोप लगाया। तो पत्नी ऋचा जोगी की जाति का मामला सुर्खियों में आने के बाद अमित जोगी ने कांग्रेस और बीजेपी पर प्रहार करना शुरू कर दिया। उन्होंने ट्वीट कर कहा कि जब मेरी धर्मपत्नी डॉक्टर ऋचा जोगी का पैतृक परिवार कम से कम 5 दशकों से अनुसूचित जनजाति वर्ग से सरकारी नौकरियां करते आ रहा है, तब तो किसी को उनकी जाति की याद नहीं आई। आज ऋचा का केवल एक ही दोष है कि वो स्वर्गीय अजीत जोगी जी और डॉक्टर रेणु जोगी जी की बहू, मेरी धर्मपत्नी और मेरे 2 महीने बेटे की मां है। जब मेरे पिताजी से नहीं निपट पा रहे हैं तो अब मेरे दूध पीते बेटे की मां के पीछे नहा धोकर पड़ गए। कांग्रेस और बीजेपी जोगी परिवार के सामाजिक सम्मान की हत्या करने के लिए किसी भी हद तक जा सकती हैं। अपनी बहू की इज्जत में हाथ डालने वालों का जवाब अब मरवाही देगा। उपचुनाव के रण में अभी के लिए बस इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।